बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्राम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो पहले हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे कि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, और इसको हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और इसको हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं, इसकी क्या वजह है, इसका क्या कारण है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स अपने सेकंड लॉ में कहता है, फर्ज कर लें आपके पास कोई बॉडी है जिसका मास m है, आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स की ही सीमत में इस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है, और वो जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो लगाई जाने वाली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बॉडी के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब, जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ही कम एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो न्यूटन कहता है इफ़ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर आप कोई बैरूनी गैर मुतवाज़न फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई करते हो तो उस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो जो मैग्नीट्यूड होगी उस एक्सेलरेशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लगाई जाने वाली फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉडी के मास के। यहाँ तक इसकी स्टेटमेंट हो गई। मैथमेटिकली फ़र्ज़ कर लें एक बॉडी है जिसका मास m है, उस पर एक फोर्स F लग रही है, और फोर्स की ही सीमत में एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। ये कोई फोर्स F है और ये कोई एक्सेलरेशन ये पैदा हो रहा है। देन न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक, न्यूटन का दूसरा कानून क्या कहता है कि वो जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो लगाई जाने वाली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और बॉडी के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो जो फाइनल रिज़ल्ट हमें पास बनेगा इन दोनों को कंपेयर करने के बाद वो आएगा A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F डिवाइडेड बाय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है M। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लेंगे, नो इशू, बटे में हम 1 लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर ये आ जाएगी। अब M जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी F इज इक्वल F प्रोपोर्शनैलिटी साइन MA। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करें तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो न्यूटन ने अपने दूसरे कानून में कांस्टेंट इस्तेमाल किया था वो K है, तो F इज इक्वल टू KMA आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो K आया है वो कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं, और सिस्टम इंटरनेशनल में SI में जो इसकी वैल्यू है वो 1 है। ये MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है। F इज इक्वल टू K की जगह 1 आएगा, MA, F इज इक्वल टू MA। दिस इज़ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ तक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया। दिस इज़ द मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का उसकी मैथमेटिकली फॉर्म है, हिसाबी शक्ल है। अब आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूटन्स का कौन सा लॉ जो है वो हमारी अर्थ पे होल्ड करता है। अगर आप देखें ज़मीन पे न्यूटन का कौन सा लॉ होल्ड करता है, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि न्यूटन, ये जो अर्थ है वो न्यूटन्स के कौन से लॉ को ओबे करती है।
तो अगर आप देखें अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है अपनी एक स्पीड के साथ, और वो स्पीड कांस्टेंट है, वो स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव कर रही है, तो उस पर नेट फोर्सेस जो लग रही हैं वो ज़ीरो है। ठीक है, तो न्यूटन का पहला कानून कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मूव कर रही है, हरकत कर रही है, तो वो हरकत करती रहेगी। इसका मतलब है अर्थ जो है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ओबे करती है, उसको फॉलो करती है। उसके बाद कहता है कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है, वो हमें फोर्स की तारीफ बताता है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन न्यूटन। न्यूटन क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये बहुत ही अहम डेफिनेशन है। या फिर आपसे ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फोर्स के यूनिट की तारीफ करें, डिफाइन द यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है। इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे, एज एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्स का यूनिट 1 न्यूटन, मास का यूनिट 1 किलोग्राम, एक्सेलेरेशन का यूनिट 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। कहता है कि 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है। 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg। दोबारा सुन लें, 1 न्यूटन वो फोर्स है, 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास वाले जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ये अलग से सवाल है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू विच मेजरमेंट्स आर मेड इन स्पेस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक ऐसा सेट है जिसके लिहाज से हम स्पेस में मेजरमेंट बनाते हैं। जैसे आप सपोज कर लें, हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस में भेजते हैं, तो हमने अपनी लेबॉर्ट्री में वो एक वो बनाया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया है। ठीक है, जिसके थ्रू हम स्पेस में जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं उसके लिहाज से, तो वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पर हम 3 एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। 3 एक्सिस हैं, 3 एक्सिस को हम स्पेस बोलते हैं। तो इनके लिहाज से हम किसी भी क्वाड्रेंट में जो मेजरमेंट्स करेंगे तो वो एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स बन रहा होगा, तो उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो टाइप्स हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 अनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नंबर 2 नॉन अनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट दी अनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट हम अनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बात करेंगे। तो अनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? कहता है कि ऐसा फ्रेम है जो रेस्ट पे हो या वो मूव कर रहा हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ऐसा फ्रेम जो साकन हालत में हो या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। जब वो साकन हालत में होगा तब वेलोसिटी 0, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा तब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब है अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा और इसमें भी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब है अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा, वेलोसिटी में तब्दीली नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि
हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जब वेलोसिटी में तब्दीली नहीं हो रही, हम कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी में तब्दीली है वो ज़ीरो है, तो एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम है जो रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो उसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। और इस फ्रेम में जो एक्सेलरेशन है और टोटल फोर्स हैं वो ज़ीरो के बराबर होंगी। अप्रोक्सीमेटली जो हमारी अर्थ है वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि अर्थ पे जो टोटल फोर्सेस लग रही हैं वो ज़ीरो है और अर्थ जो है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इसीलिए हमें अपने जो गिरदोनवा की चीज़ें हैं वो एक जगह पे ही नज़र आती हैं, जबकि हमारी ज़मीन जो है वो घूम रही है। और न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन है वो इस फ्रेम में होल्ड करते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होल्ड करते हैं। इसका यही कारण है, इसकी यही वजह है क्योंकि न्यूटन्स की जितनी भी फिज़िक्स है उसमें जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा यूनिफॉर्म रहता है। जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा देन जो न्यूटोनियन फिज़िक्स है, न्यूटन की जो फिज़िक्स है वो फेल हो जाएगी। तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट जो है बस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेट करेगा, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू होगी, एनी वैल्यू, एक्सेलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू होगी, जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा हो, देन जो फ्रेम होगा उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। और इस फ्रेम में न्यूटन्स के लॉज जो हैं वो होल्ड नहीं करते। इस केस में आके, इस फ्रेम में आके न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो फेल हो जाते हैं। तो ये था हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सवाल ये था कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं। तो अगर आप उसकी स्टेटमेंट पे गौर करें, जब हम किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है, इसीलिए उसको हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।